अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि आइंदा 6 से 8 हफ्तों में आम इंतखाबात का ऐलान हो सकता है। और इमरान खान ने जब अपने अरकान असम्बली से मुलाकात की और उस मुलाकात का अहवाल जब सामने आया तो उसमें बात सामने आई नाज़रीन के इमरान खान ने अपने तमाम पार्टी अरकान को इलेक्शन की तैयारी का टास्क देते हुए ये कहा है कि आइंदा 6 से 8 हफ्तों में आम इंतखाबात का बगल बच सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो नए इंतखाबात होने जा रहे हैं उसकी तैयारी के हवाले से तमाम जो इंतजामात हैं उनको भी मुकम्मल कर लिया जाए। और ये भी कहा गया है कि जो 25 मई को चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है उनके खिलाफ कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। और इस हवाले से बहुत सारी बातें हुई हैं। जब यहाँ पर इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि 6 से 8 हफ्तों के दौरान इंतखाबात जो है वो हो सकते हैं, 6 या 8 हफ्तों के बाद इंतखाबात का ऐलान हो सकता है, तो उसके बाद कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब के बैकडोर राबते हुए हैं। तो इन खबरों में कितनी सदाकत है, इमरान खान साहब को किस तरह से मालूम हुआ कि ये 6 से 8 हफ्तों के बाद ये इंतखाबात हो सकते हैं, क्या किसी तरफ से कोई उनको सिग्नल मिला है, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करने जा रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। फॉरेन फंडिंग केस का महफूज फैसला रवा हफ्ते उसका आने का भी इम्कान है और इस हवाले से भी बात करेंगे कि उस चूँकि तमाम इस जो है मुल्क की नज़रें इसी केस के ऊपर हैं, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से अगर हम बात करें तो बार बार इस वक्त मौजूदा हुकूमत इस पर बात करती है कि इस हवाले से क्यों कोई प्रोसीडिंग उस तरह से नहीं हो रही, क्यों फैसला सामने नहीं आ रहा, क्यों इसके ऊपर जो है वो डिले किया जा रहा है, क्यों चीज़ों को पुशिदा रखा जा रहा है। तो इस पर भी बहुत सारी नज़रें, इस केस का फैसला भी अगले हफ्ते जो है वो इम्कानात हैं कि सामने आ सकता है, उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ नाज़रीन बात करने जा रहे हैं जो पीटीआई है उनके जो उन्होंने इस्तीफे दिए थे वो मरहलावार जो है वो मंजूरी की तरफ रवा दवा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस्तीफों की मरहलावार जो मंजूरी है उसको चैलेंज भी किया है। उनका कहना है कि हुकूमत की मिली भगत से अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी का मामला जो है वो पीटीआई उसको देखेगी और इसी हवाले से उन्होंने अदालत से भी रिजू किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ के इकदाम के खिलाफ बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी दायर की है। और जो पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी हैं सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब, उन्होंने भी बतौर दरख्वास्त गुजार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरखास्त दायर की है। तो इस हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सीख पा है और क्यों इस वक्त इतना जल्दी उनको है कि ये इस्तीफे जो हैं वो मंजूर किए जाएं। उसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त जो बढ़ती महंगाई है उसके हवाले से। दिन ब दिन हम देख रहे हैं डॉलर की कीमत ऊपर जा रही थी, पेट्रोल की प्राइस ऊपर जा रही थी, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा था, तो कमर तोड़ महंगाई हम देख रहे थे। लेकिन कल के दिन की अगर हम बात करें तो कल कुछ चीज़ों में बेहतरी आई, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि इस वक्त जो मुल्क में महंगाई का 14 साला रिकॉर्ड है वो भी टूटा है। लेकिन हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए की कमी का ऐलान भी किया है, लेकिन उसी के साथ साथ डीजल की कीमत में 8 रुपए जो है वो इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने वाले 10 बड़े ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल हो चुका है। तो रियल एस्टेट की अगर हम बात की जाए उसमें काफ़ी इस वक्त बूम देखने को मिल रहा है। लेकिन डॉलर की कीमत की बात की जाए, जहां हर रोज़ डॉलर 10 रुपए हमें बढ़ता दिखाई दे रहा था, 2 रोज़ में ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 10 रुपए कमी का भी जो है वो ऐलान जो है वो सामने आया। तो उस पर भी हम बात करेंगे जो डॉलर की कीमत है इसमें अचानक से कमी किस तरह से हुई है और जो IMF से लोन आना है उसमें अब कितने दिन बाकी हैं, कितनी देर बाकी है, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि इस वक्त मुल्क की मईशत IMF के लोन के ऊपर, जो 2 ममालिक से लोन आने हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। इन्हीं तमाम मामलात पे हम बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमें गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से तो बात करेंगे, ये ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहूँगी, इमरान खान साहब ने कहा है कि आइंदा 6 से 8 हफ्तों के बाद आम इंतखाबात का ऐलान हो सकता है।
ये कैसे, ये किस चीज़ की, कहाँ से उनको खबर आई कि ये हो सकता है? कोई सिग्नल है कि वाकई में इंतखाबात होने वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अगर आप देखिए हमारे जब से ये साइफ़र जो है आया है, उसके बाद इमरान खान साहब ने जब पब्लिक को कॉल दी है, 9 तारीख को जब वो निकले अकेले प्राइम मिनिस्टर हाउस से डायरी लेके, तो अवाम ने फ़ैसला किया कि आप अकेले नहीं, हम आपके पीछे हैं। उनका जो बयानिया था कि इम्पोर्टेड रजीम हमारे पर मुसलत की गई, तो अवाम को उन्होंने तकरीबन कोई 65 कॉल्स दी हैं। और ये एक नया स्टैंडर्ड हमने क्रिएट किया पाकिस्तान में। अगर आपने देखा हो, अभी पिछला जो हमारा यौम तशक्कर था, उसमें तकरीबन 31 अजला में इमरान खान की स्पीच सुनी जा रही थी। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई लीडर जो है वो स्पीच करो, यूजुअली लोग 2-2, 3-3, 4-4 मान लेते हैं एक जलसा अरेंज करने के लिए। सो इमरान खान ने पॉलिटिक्स को ना नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए। उस नेक्स्ट लेवल में जब वो पब्लिक के पास गए हैं, तो अगर आप पब्लिक का सेंटिमेंट रीड करें, स्पेशली जब ये पंजाब असम्बली में इन्होंने जब चौधरी शुजात का वो लेटर दिखा दिया था, तो एक पब्लिक रिजेंटमेंट थी। लाहौर में, लिबर्टी में जो है लाहौरी इस तरह आम अंदाज में नहीं निकलते। पंजाब ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, चाहे वो इलेक्शन, बाई इलेक्शन हो, चाहे इनकी कॉल हो। तो पब्लिकली जो है, अगर आप देखें, इस वक्त एक हल है पाकिस्तान का, और वो है कि आप आम इंतखाबात की तरफ जाएं। जमहूर जो है वो डिसाइड करता है कि आगे किस तरफ बढ़ना है, क्योंकि जमहूरियत तो जमहूर पे, अवाम पे है। अवाम ने फ़ैसला किया, और उससे हमें ये लग रहा है कि ये हुकूमत हर गुज़रते दिन के साथ अपनी साख खो रही है, इंटरनेशनली भी और लोकली भी। और ये मुल्क पे एक बोझ बन गए हैं इस वक्त, जिसकी वजह से इनसे जान छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इमरान खान ने कहा कि इससे ज़्यादा ये आगे चल नहीं सकते, जिस तरह की इस वक्त इकनॉमिक सिचुएशन है, और इलेक्शन कॉल हो जाए। ये इमरान खान की परसेप्शन है, या क्योंकि कुछ दिनों पहले की बात की जाए तो इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं कि ऐलान किया जाए, अब स्टेटमेंट इज़ डिफरेंट हो सकता है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, जिस तरह से बात की जा रही है कि इस हवाले से कुछ बैकडोर राब्ते हो रहे हैं इमरान खान साहब के नवाज शरीफ साहब के साथ, कुछ ये वाली खबरें भी सामने आ रही हैं। इमरान खान से किसी का भी रब्ता नहीं है, ना वो किसी से रब्ता कर रहे हैं। उन्होंने रब्ता जो है वो सिर्फ किया अवाम के साथ। अवाम ही है सबसे कलीदी किरदार प्ले कर रही है इस वक्त, बिकॉज इमरान खान की जो सियासी तरबियत है, जो कि स्पेशली धरने में स्टार्ट हुई, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट मूवमेंट धरने में स्टार्ट हुई, जब उन्होंने अवाम को एजुकेट करना शुरू किया कि आपका हुकूक हैं क्या। आज जो है अवाम निकल रही है अपने वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जो कि उन्होंने इमरान खान को दिया। और जिस तरह इन लोगों ने हॉर्स ट्रेडिंग करके, आपने अगर देखा हो सिंध हाउस में जो है जिस तरह मंडी लगाई गई थी, आपने पंजाब में देखा जिस तरह मंडी लगाई गई थी, फिर 25 अरकान को डिसक्वालीफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो अवाम ने फैसला कर लिया है कि जी इस वक्त जा रहे हैं, इमरान खान का सिर्फ एक ही राब्ता है, और अवाम है, और वही हमारी स्ट्रेंथ है इस वक्त। ठीक हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस्तीफ़ों का मरहलावार मंजूरी, उस हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। ऑलरेडी जबकि मंजूरी हो रही है इस्तीफ़ों की, 11 हो चुके हैं। आगे खबर ये भी आ रही है कि मरहलावार तमाम जो भी इस्तीफ़े आए थे सबकी मंजूरी हो जाएगी। अब परेशानी किस चीज़ की है? सब इकट्ठे क्यों ज़रूरी है? आपको हम कहीं से परेशान लग रहे हैं? अवाम जब आपके पीछे खड़े हो, एक सीख पाए ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इमरान खान साहब भी सबकी अगर बात की जाए, असद उमर साहब की बात जब कह रहे हैं इकट्ठे मंजूर किए जाए, ये कानूनी पॉइंट है जी। ठीक है। जब कासिम सूरी साहब रिज़ाइन कर रहे थे, उससे पहले तमाम इस्तीफ़े उन्होंने मंजूर कर लिए थे। अभी हो ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक बहुत ही बाइस पोजीशन ले रहा है। वो लग रहा है कि एलाकार है एक PDM का, चाहे उनको सिंध में देख लें, चाहे आप सेंटर में देख लें, वो दोनों सूरत में जो इलेक्शन कमीशन है वो काम कर रहा है जिसमें उनको फ़ायदा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को ये केस भिजवा दिया गया था, वो तमाम के तमाम जो हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो चुके थे, तो हमें कोई इतराज़ नहीं। हम तो कह रहे हैं सबके इकट्ठे कर दें, हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, हम इलेक्शन करते हैं उनकी तमाम सीटों के ऊपर। बट वो इलेक्शन के लिए रेडी नहीं है ना अभी। कौन? आपकी मौजूदा हुकूमत नहीं, तो हम उसमें तो हम परेशान है, वो परेशान तो फिर वो हुए ना, हम तो परेशान बिल्कुल भी नहीं। नहीं, लेकिन आप लोग जल्दी इलेक्शन चाह रहे हैं, वो चाह नहीं रहे। देखिए, हम चाह ये रहे हैं कि इस मुल्क में आम इंतखाबात हो जाएं। परेशानी तो हुकूमत की है कि जो पॉपुलैरिटी इमरान खान की है, सिंध में लोकल बॉडी इलेक्शन क्यों डिले हुआ? जब हमारा लोकल बॉडी KP में था, KP में बर्फ़ पड़ रही थी उस वक्त, हमने इनको रिक्वेस्ट की कि जहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है ज़िला में, उसमें इलेक्शन पोस्टपोन कर दें, उन्होंने नहीं किया। इनके सामने, इस इलेक्शन कमीशन के सामने हॉर्स ट्रेडिंग होती रही, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। सिंध हाउस में कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया, पंजाब में कोई एक्शन नहीं लिया। सिर्फ वो आएंगे उसमें, मैं आपको बताऊँ एक बड़ा मज़ेदार केस है। एक साहब जो थे वो डिसक्वालीफाई हो गए थे, उनकी डिग्री जो है वो जाली थी, उन्होंने उनको होल्ड किया
जब तक उन्होंने हमजा शहबाज को वोट नहीं कर दिया, उसके बाद उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन की। उसके बाद जो हमारे वाले कैंडिडेट थे जो कि कर्नल शबीर थे PP7 से, हमने रिकाउंट के लिए एप्लीकेशन डाली, उन्होंने रिकाउंट जो कि उसका कानूनी हक था उन्होंने नहीं दिया, और उन्होंने जो राजा सगीर थे उनका नोटिफिकेशन कर दिया। आई एम श्योर कि हम वो केस दोबारा जीत जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक एहलाकार की तरीके बाइसनेस शो कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो कानून है आप करें, उसमें हमारी परेशानी नहीं है, हम सिर्फ कानून फॉलो करना चाह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ है ही इंसाफ का नाम है, इंसाफ है ही रूल ऑफ लॉ है कि कानून की अमलदारी हो। तो अगर ये हो जाते हैं, अगर मरहलावार भी होते हैं और एक टाइम तक हो जाता है, उसके बाद अगर इलेक्शन का ऐलान कर देते तो फिर व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप? हमारे लिए तो ईद है, हम तो जनाब जिधर भी इलेक्शन में जाएंगे। अभी मुझे देखे ना इन्होंने किसको उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया, वो थे अली मोहम्मद खान। अली मोहम्मद खान इसको हीरो है पाकिस्तान को, जहाँ से खड़ा होगा इलेक्शन वो जीत जाएगा, हमें तो फ़ायदा है। इसी तरह कराची में उन्होंने 3 सीटें की हैं, हमें फ़ायदा है। फ़रख हबीब का किया फैसलाबाद में, वो जीत जाएगा। जहाँ पे भी इलेक्शन पे जाएंगे ये हारेंगे, हम इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह। आवाम पीछे खड़ी है, परेशानी इनके लिए है। ये चाह रहे हैं, वो पटन ने ना एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट पब्लिश की थी कि 163 तरीके हैं धांधली के। आज जो है चेयरमैन साहब ने जो हमारा बोर्ड हो रहा था, जो नेशनल काउंसिल की मीटिंग में कहा कि हम बड़े आला सतह पे भी ये वर्किंग कर रहे थे कि धांधली कैसे रोकी ली जाए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमारी कहीं कोई परेशानी नहीं है, हम चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो। हम और अगर आम इंतखाबात नहीं होते और ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जाते हैं तो फिर व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी? देखिए, फ़ैसला जो है इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद ने ये करना है कि उनको श्रीलंकन मॉडल पे जाना है कि लोग उनको निकालें ज़बरदस्ती, या वो ख़ुद ही वॉलंटियरली इलेक्शन अनाउंस कर दें। ये फ़ैसला उन्होंने करना है। ये जो अवाम है उसमें इस्तराब है, और वो जो है गम व गुस्से में है कि आपके ऊपर एक रजीम चेंज के थ्रू जो है वो एक मुसलत कर दी गवर्नमेंट, जिसमें कोई कानूनी तरीका नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ था कि जब हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी सिंध हाउस में, उनको रुकना चाहिए था। जब 25 अरकान हमारे प्रोविंशियल असम्बली में पंजाब में जब गए, उनका काम था ये रोकना। हम जो है ना, हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे पर 2 कानून लागू होते हैं, एक इस्लाम का और एक जमहूरिया का। अनफॉर्चुनेटली हम दोनों अप्लाई नहीं कर रहे हैं। किसी दुनिया की महज़ब माशरे में ऐसी सियासत नहीं होती जिस तरह की यहाँ हो रही है। तो उसके लिए हम जो है, हमें यकीन है कि ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और इंशाल्लाह जल्द इंतखाबात अनाउंस हो जाएंगे। जल्द इंतखाबात अनाउंस हो जाएंगे। और आपके जो इत्तेहादी जो आपकी हुकूमत में रह चुके हैं और अभी इस बार भी हैं, आपसे उनके साथ कोई राब्ते हैं? बिल्कुल भी नहीं है, हम इस वक्त राब्तों में नहीं हैं। जो हुकूमती इत्तेहाद MQM के साथ भी नहीं है? नहीं, हमने देखिए हुकूमती इत्तेहाद में जो लोग हैं उनसे तो रब्ता हो ही नहीं सकता ना। देखें, MQM ने उस वक्त पोजीशन ली थी कि जी हम महंगाई की वजह से जा रहे हैं। एग्जैक्टली, ठीक है जी। आज देखें कि वो महंगाई जो है वो कितने गुना बढ़ चुकी है। उनका पोजीशन नहीं है कि आप उनसे गुफ्तगू करें, बिकॉज ये सारी सियासत मॉरल ग्राउंड्स पे। महंगाई के साथ उनके कुछ मुतालबात भी थे जो उनका एक मेन नुक्ता था कि हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे। नहीं, मुतालबात उनके नहीं, मुतालबात तो हमारे भी हैं ना जी। देखिए, एक हुकूमत का एक दायरा कार है काम करने का, वो ऐसी बात नहीं कह रहे थे। हमने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान हम लेके गए, बिकॉज इमरान खान खुद इलेक्शन लड़े हुए हैं कराची से, सिंध पे उनका बड़ा इंटरेस्ट है हमारा, ठीक है जी। तो इसलिए जो है उसमें कोई ऐसी बात वो नहीं कह रहे थे जो हम नहीं चाह रहे थे, हम भी करना चाह रहे थे। टाइमिंग की बात थी, लेकिन ये रीज़न नहीं था, मुतालबात रीज़न नहीं था। मुतालबात में तो वर्किंग कमेटी बनी हुई थी, असद उमर साहब लीड कर रहे थे, वो वॉज दी प्लानिंग मिनिस्टर देन। तो मेरा ख्याल उसमें तो कोई इशू था ही नहीं। इशू ये था कि उनको जब फ़ोन आए, जब उनको इन्वॉल्व किया गया, उनको इन्फ्लुएंस किया गया, तो उन्होंने पार्टी चेंज, उन्होंने हमारे से एहतियात तोड़ के उधर चले गए। आधी रात को 2 बजे करीब उन्होंने एहतियात चेंज कर, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक हो गया। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, ममनुआ फंडिंग केस के हवाले में बात करते हैं। खबर सामने आ रही है कि हो सकता है, इम्कानात हैं कि नेक्स्ट वीक तक फैसला सामने आ जाए। फैसला महफूज हो चुका है, क्या लगता है आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है आपकी पार्टी के लिए ये फैसला? मैं जिसके ऊपर आवाम को जो है ना एजुकेट करना चाह रहा हूँ। ये जो ममनुआ फंडिंग केस है, बेसिकली ये स्टार्ट हुआ 2014 में। हमारे एक साहब थे जिनको पार्टी से निकाल दिया गया था, उनका प्लान क्या था? एक्चुअल केस पता क्या था हमारे यहाँ? केस ये था कि कुछ लोगों ने पार्टी के फ़ंड रिसीव किए हैं और उन्होंने उसको पार्टी के लिए इस्तेमाल नहीं किया। 2014 में अगर आपको याद हो, तहरीक इंसाफ ने 4 सीटें जो है इलेक्शन की जिसमें मुतनाज़ा थी, उनको खुलवाने के लिए धरना दिया था और एक मार्च, आज़ादी मार्च किया था। उस वक्त नवाज शरीफ को पता चला, उनकी हुकूमत थी कि यार इस तरह कोई केस इलेक्शन कमीशन में जा रहा है और ये लोग जो है
उसको इलेक्शन कमीशन उस तरह सुन नहीं रहा। तो उन्होंने क्या किया कि उस केस को उठाया और उस केस को लगाने की कोशिश की। देन मैं 2014-15 की बात कर रहा हूँ। हमारी पोजीशन क्या थी? हम ये कह रहे थे कि जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हर साल जमा करानी होती है, तब ये आपको इलेक्शन का निशान मिलता है। 2013 में इलेक्शन लड़ चुके थे, बाई इलेक्शन हम लड़ चुके थे, तो इसका मतलब है कि हमारे जितने भी अकाउंट्स थे वो उनको रिसीव हो चुके हैं और हम ठीक हैं। इसका मतलब है ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। जो ये लोग कह रहे हैं 8 साल क्या हो रहा था, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक बात है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हनीफ अब्बासी के साथ मिलकर जब पैनामा आया, ये केस एग्जैक्टली उसको फॉरेन फंडिंग का टाइटल दे के ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, साकिब निसार साहब की अदालत में। साकिब निसार साहब ने बताया कि जी ये जो केस है ये फॉरेन फंडिंग नहीं बनता, ये बनता है प्रोहिबिटेड फंडिंग केस का, ममनुआ फंडिंग केस है, और ये इलेक्शन कमीशन का प्रीव्यू है, इसलिए आप इलेक्शन कमीशन वापस जाएं। ये फैसला 2017 में आ गया था। इलेक्शन कमीशन ने 2017 से 2022 तक उसको ममनुआ फंडिंग नहीं कहा। हमने 40,000 लोगों का डेटा, क्योंकि दुनिया में जहाँ से भी आपको फंडिंग आती है, अमेरिका से आती है, यूरोप से आती है, मिडिल ईस्ट से आती है, वहाँ पे उनके लोकल लॉज हैं। अमेरिका में उसे कहते हैं फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट। उसके तहत हमें जो भी फंड करता है, आप फारा की साइट पे जाएं, उनका अमाउंट और उनका नाम लिखा हुआ है, कौन लोग हैं। हमने 40,000 लोगों का डेटा इलेक्शन कमीशन को दिया। उस डेटा में तमाम इन्फॉर्मेशन है कि हमने कहाँ कहाँ से पैसे वसूल किए, चाहे वो मिडल ईस्ट है, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो अमेरिका है। इधर जो हमारा पॉइंट ये था, हमने इलेक्शन कमीशन को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिज्यू किया और हमने कहा कि जी हमें तो कोई इतराज़ नहीं, आप स्क्रूटनाइज़ करें। पाकिस्तान में पॉलिटिकल फंडिंग का रिवाज इमरान खान लेके आए। पाकिस्तान में पॉलिटिकल फंडिंग होती ही नहीं थी। पाकिस्तान में तो ठेकेदारी सिस्टम था, जिसको टिकट दे दिया, जिसको ठेका दे दिया, उसके पैसे आ जाते थे। हमने पूरा रिकॉर्ड दिया, बिकॉज हमारे पास पूरा एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसमें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जी। हमने उन्हें क्या कहा कि जी इन तमाम पार्टियों को भी स्क्रूटनाइज़ करें। सबसे कम जो बोला, जिसके ऊपर कोई भी गुफ्तगू नहीं करता, जो आज मैं शुरू से करूँगा, फिर मैं मुस्लिम नवाज़ और पीपल्स पार्टी पे जाऊँगा जी। सबसे पहले है जी ये है फजल रहमान साहब की पार्टी। ये उनके अकाउंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। फजल रहमान साहब की इनकम जो टोटल है वो 5,39,000 रुपये, और टोटल ट्रैवलिंग उनकी ज़्यादा है। आपकी जो इनकम है वो उसको मिला ही नहीं रही कि आपके एक्सपेंस की, मतलब एक्सपेंस ज़्यादा, इनकम कम है। हमने ये उसको कहा इलेक्शन कमीशन को कि इनके अकाउंट्स देख लें, इनको कोई फंडिंग करने वाला ही नहीं है, ना डिस्क्लोज है फंडिंग कौन सी। और हमें ये भी पता है कि जब लिबिया से कौन डॉलर भरे हुए ब्रीफ केस लेके आया, उनको किसने रोका UAE में, दुबई में, फिर किसने सिफारिश की कि वो दुबई का जो डॉलर वाला बैग था मौलाना फजल रहमान को कैसे मिला, वो भी हमें पता है। वो हमने इलेक्शन कमीशन में रिकॉर्ड जमा कराया। ठीक है। फिर आ जाता है जी ये मुस्लिम लीग नवाज का है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आप दिखाएं लोगों को। इसमें ये ऑडिटर कहता है अनवेरीफाइड अकाउंट, प्रॉपर्टी का भी है और साथ जो है जो अमाउंट आई हुई है। इसमें 2017 में जब पैनामा का डिसीजन हुआ था तो जो जस्टिस खोसा थे उन्होंने बताया कि इसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो अकाउंट है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ हुआ। अभी हमने उसामा बिन लादेन की फंडिंग की बात नहीं की है। उसामा बिन लादेन से जो वो जनरल दुरानी का केस था वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम पार्टी फंडिंग की बात कर रहे हैं कि पार्टी फंडिंग में इन्होंने पैसे अपना अकाउंट यूज़ किया मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए, ब्लैक मनी को वाइट करते हुए। सबसे इंटरेस्टिंग केस है पीपल्स पार्टी का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे यहाँ। ठीक है, इसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा अवाम को। पीपल्स पार्टी को $3,75,000 मिलते हैं। इनका जो उस वक्त एजेंट था उसका नाम था मार्क सीगल। ये इनका लॉबियस्ट भी था और मार्क सीगल इनका एजेंट भी था। वो कहते हैं ये डॉक्यूमेंट्स कि ये पैसे भेजे किसने के हैं। कहते हैं एज़ पर फारा डॉक्यूमेंट्स के, फारा के डॉक्यूमेंट्स जो अवेलेबल हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ़ंड रिसीव किए हैं पर्सनल पोलिटिकल कंट्रीब्यूशन जो है थ्रू फॉरेन एसोसिएशन एंड एम्बेसी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इन वाशिंगटन से इनको $3,75,000 मिल रहे हैं। ये सिर्फ मैं एक अकाउंट बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो मैं बता सकता हूँ जिसमें इन लोगों ने बाहर से पैसे लिए हुए हैं। हमारी गुजारिश ये थी कि फजल रहमान साहब को, साहब तो नहीं कहना चाहिए, फजल रहमान को, पीपल्स पार्टी और उसके बाद जो है मुस्लिम लीग नवाज, इनके भी अकाउंट वेरीफाई करें और इनकी ऑडिट करें और हमारे साथ फैसला सुना। सर इस हवाले से केसेस तो चल रहे हैं, मतलब ये जितने भी फंडिंग केसेस हैं,
आपकी पार्टी ने भी इस हवाले से काफ़ी प्रोसीडिंग्स की हैं, तो ये केसेस तो चल रहे हैं। 2017 से मारिया फरख हबीब ने 2017 में केस किया। 2017 से हम भी जमा करा, हमने तो रिकॉर्ड सबमिशन की है 2016 से। 2017 से ये किसी न किसी बहाने से ये उसको डिले किए जा रहे हैं, बिकॉज उनको पता है देयर इज अ स्केलेटन इन द क्लोजेट। आपका केस तो थोड़ा पुराना चल रहा है ना, तो ऑब्वियसली पहले ही फैसला आएगा। अच्छी बात है, जब पुराना केस चल रहा है उससे पहले फैसला आ जाएगा। नहीं, हम चाहते हैं कि ये गेट अवे ना करें हमारे खिलाफ कोई देखें, हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये ममनुआ फंडिंग केस है। ममनुआ फंडिंग का मतलब फॉरेन फंडिंग केस के बारे में उस जजमेंट में लिखा हुआ है कि फॉरेन फंडिंग केस सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपके खिलाफ कर सकती है। उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी जब ये फैसला है, उन्होंने हमारे खिलाफ केस नहीं किया। कल भी एक प्रोग्राम में किसी हमारे एंकर ने एक पीपल्स पार्टी के लीडर थे खोसा साहब से पूछा कि आप क्यों नहीं इंस्टीट्यूट करते केस इनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग का, उधर भी नहीं कहा। ये एक्चुअली ढूंढ के आ रहे हैं। इमरान खान दुनिया में सबसे ट्रस्टेड पाकिस्तानी हैं, जिसको तकरीबन अभी $563 मिलियन जो है मुख्तलिफ मद में लोगों ने डोनेट किया हुआ है। वो तकरीबन 65 अरब रुपये पाकिस्तानी बनता है, जिसका शौकत खानम और नमल जैसे इदारे जो पाकिस्तान में गरीबों के लिए, जिसमें तकरीबन 75% इलाज शौकत खानम में और 90% स्कॉलरशिप है नमल में, ठीक है, उनको दिए जाते हैं। हम एक ट्रांसपेरेंट इदारा हैं, लेकिन इनकी जो चोरी है वो हम चाहते हैं आवाम जरूर। उनकी चोरी भी तो चल ही रही है, लेकिन आपका जो केस है इस पर मैं अगर दोबारा आऊँ, मुस्लिम लीग नून कह रही है इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं, पार्टी निशान छीना जा सकता है, पार्टी कहीं ना कहीं बहुत बड़े एस्पेक्ट पे उसको डिस्टर्बेंस हो सकती है। क्या आपकी पार्टी इन तमाम कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी है अगर इस किस्म का फैसला सामने आता है? पाकिस्तान में एक ही फॉरेन फंडिंग केस हुआ है, वो पीपल्स पार्टी ने 70s में नेशनल अवामी पार्टी, जो अभी अवामी नेशनल पार्टी है, उसको बैन किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। हमारे खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, पार्टी बैन नहीं हो सकती है। ठीक है, यस, जो कॉन्सिक्वेंस क्या है, अगर कोई फंड, अगर ECP समझता है कि ये प्रोहिबिटेड सोर्स से आया, यानी किसी कंपनी से आ गया है, क्योंकि आप इंडिविजुअल एज मारिया आप मुझे डोनेट कर सकती हैं, लेकिन एज पब्लिक न्यूज़ आप नहीं कर सकती हैं, तो ये आ जाएगा ममनुआ फंडिंग में आ जाएगा। तो वो जो अमाउंट है वो पार्टी से लेके सरकारी खजाने में जमा कर दी जाएगी। जब चीज़ें इतनी ट्रांसपेरेंट हैं तो आपकी जमात क्यों इलेक्शन कमीशन के सामने जुमेरात को जो है वो एक एहतजाज करने जा रही है? क्या दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखें, हमारा इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन से, कि ये मुस्ताफ़ी हो जाएं। आज की तारीख में पंजाब असम्बली में और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में रेजोल्यूशंस पास हो चुकी हैं इनके खिलाफ कि ये मुतनाज़ इलेक्शन है। मैंने इनके किस्से आपको सुना दिए हैं। इस मुल्क में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, उनके सामने सेनेट में हार्ड ट्रेडिंग हुई, उनके सामने लोग ख़रीदे गए, सिंध हाउस में, उनके सामने पंजाब में ख़रीदे गए, उसमें लोग मुनरफ भी डिस्क्वालीफाई हुए। उनने कोई एक्शन किया नहीं। बाई इलेक्शन में उन्होंने, ऐसे लग रहा था, मैं क्योंकि मैनेज कर रहा था वो कंट्रोल रूम, और बीइंग द पोजीशन, पार्टी मेरी पोजीशन सेक्रेटरी है की है इलेक्शन एनालिसिस मैनेजमेंट सेल की, हमने ऐसे महसूस किया कि पंजाब पुलिस इलेक्शन करा रही है, इलेक्शन कमीशन कहीं नहीं था। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो प्रोटेस्ट है वो इसलिए है, इसके लिए नहीं। ये तो फैसला जब भी आना चाहेगा उसमें अवाम देख लेगी कि हम इंशाल्लाह सुरखरू होंगे, जिस तरह शौकत खाना में सुरखरू हैं। बाकी बहरहाल अब फैसला एक्सपेक्टेड है कि अगले हफ्ते आ जाएगा, तो फिर इस पर इंशाल्लाह सर आपको प्रोग्राम में दावत देंगे, फिर बात करेंगे। प्रोग्राम में को टाइम देने का सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब। सर, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। ब्रेक के टाइम में नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस वक्त जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, महंगाई का 14 साला रिकॉर्ड टूटा है, तो इस सिचुएशन में जो पेट्रोल 3 रुपए सस्ता हुआ है, इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी इफ्तिखार दुरानी साहब से, और उन्होंने उनसे जब बात हुई थी तो हमें एक्सपेक्टेड ये था कि फैसला जो है वो अगले हफ्ते सुनाया जाएगा ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक ये फैसला कल सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। 8 साल के बाद फाइनली इस केस का जो फैसला है वो सामने आने लगा है। PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला कल सुबह 10 बजे जो है वो सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का 3 रुकनी बेंच इस फैसले को जो है वो सुनाएगा, और ये केस 8 साल के बाद जो
है इसका फैसला सामने आ रहा है और 8 साल ज़ेर समाअत रहा है और उसके हवाले से अब खबर ब्रेकिंग यही है कि कल इसका फैसला सुनाया जाएगा। आज इमरान खान साहब ने ऐलान भी किया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो एहतजाज किया जाएगा। तो एहतजाज से पहले ही ये फैसला जो है वो सुनाया जा रहा है। अब उसके बाद ये एहतजाज क्या रंग लाता है, सब कुछ कल के फैसले पर जो है वो डिपेंड करेगा। इस पर भी हम बात करेंगे और उसके साथ साथ जो इकोनॉमी की सिचुएशन है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इस सब पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्काइप के थ्रू माहिर मौशिया डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर पहले तो मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा इस केस के ऊपर भी बात करें, क्योंकि ब्रेक से पहले हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब मौजूद थे। वो यही कहते कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब इस केस में सुरखरू होंगे। पहले तो एक्सपेक्टेड ही था कि अगले हफ्ते इस केस का फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन अभी तक की जो ब्रेकिंग है उसके मुताबिक ये है कि इस केस का फैसला जो है वो कल सुनाया जाएगा। क्या समझ रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या वाकई में जिस तरह से नून लीग कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो है खतरा है, इमरान खान साहब का जो है वो नाअहल हो जाएंगे और उनसे उनका इंतखाबी निशान भी जो है वो छीन लिया जाएगा, तो इस तरह का कुछ फैसला एक्सपेक्टेड है कल? देखिए मारिया, 3 एंगल हैं इस मजमूआ केस के ऊपर। एक तो कानूनी एंगल है जिसपे जाहिर बात है कि मैं आपको कोई माहिराना राय नहीं दे सकता हूँ। कानूनी जो माहिरीन है वो इसके ऊपर आपको बता पाएंगे। जो कानूनी माहिरीन से हमने सुना है कि ममनुआ फंडिंग, तो इसके अंदर पीटीआई जो है वो खुद से एडमिट कर चुकी है कि ममनुआ फंडिंग शायद हुई है। इसका नतीजा क्या निकलता है, ममनुआ फंडिंग का सजा क्या मिलती है, उसके ऊपर वेरियस जो मुख्तलिफ माहिर कवानीन है उनकी राय फर्क है। कुछ कहते हैं बहुत संगीन सजा जो है वो इलेक्शन कमीशन वो तजवीज़ दे सकता है या प्रिस्क्राइब कर सकता है, जिसमें पार्टी को रद्द करार दिया जा सकता है, चेयरमैन के ऊपर जो है वो कोई इक़दाम उठाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने ये भी सुना है माहिरीन से कि शायद जो मैक्सिमम पेनल्टी वो ये है कि जो आपने ममनुआ फंडिंग रिसीव की है उसको जब्त कर दिया जाए और बाकी कोई और इक़दाम ना उठाए जाए। सियासी एंगल ये है कि जाहिर बात है अगर पीटीआई के खिलाफ आएगा तो हमारे यहाँ एक रवायत बन गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, अगर किसी पार्टी के खिलाफ फैसला आता है तो फिर आप तो वो गलत फैसला होता है। आप उस इदारे को उसके ऊपर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर तनकीद शुरू कर देते हैं, जो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के ऊपर पीटीआई ने शुरू कर दी। मेरा एंगल एक माशी इसमें मुझे नजर आता है कि अगर सियासी अफरा तफरी मज़ीद बढ़ती है इस फैसले के नतीजे में, तो वो सियासी अफरा तफरी जो है वो इवेंचुअली मईशत के ऊपर भी उसका असर होगा। और जिस तरह हमने देखा कि आज रुपया कुछ बेहतर हुआ डॉलर के सामने, लेकिन सियासी अफरा तफरी बढ़ती है तो फिर मुझे लगता है कि ये जो माशी इशारे हैं ये और ख़राब होने लगे। ठीक है फरूख साहब, आप चूंकि जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि इसका जो फैसला है वो अदरवाइज होगा, यानी कि इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बुरा फैसला साबित हो सकता है, तो उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेस सामने हो सकते हैं और किस किस्म की जो पोलिटिकल चेंजिंग है? आपने भी एक इकोनॉमी के एस्पेक्ट से चेंजिंग की बात की है कि अभी कल ही रुपया जो है वो थोड़ा सा बेहतर हुआ, पेट्रोल की प्राइस कम हुई, लेकिन अदर देन दिस एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से क्या चेंजिंग हो सकती है और फिर ओवरऑल सिचुएशन क्या होगी, बल्कि हालात किस तरफ जाएंगे? देखिए मारिया, ओवरऑल सिचुएशन आपने जिक्र किया तो बड़ी ही तशवीशनाक किस्म की एक पिक्चर सामने आ रही है। देखिए एक तरफ तो पॉलिटिकल, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल ब्रेकडाउन, यानी कि इस वक्त सियासतदान जो हैं वो अपने सियासी मसाइल जो हैं वो सियासत के थ्रू हल नहीं कर पा रहे, वो अदालतों के पास पहुंच जाते हैं। जब अदालतों के पास पहुंच जाते हैं तो फिर वो अदालतें जो है उसको हम कहते हैं कि वो कोर्ट्स पॉलिटिसाइज हो रही हैं, वो सियासी फैसले करती हैं। जब वो एक पार्टी के खिलाफ फैसला आता है तो दूसरी पार्टी अदालत को तनकीद का निशाना बना लेती है, तो वो फिर जो एतमाद है अदालत का और अवाम के दरमियान उसको बहुत नुकसान पहुंचता है। साथ ही साथ इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, तो मल्टीपल बहरान है। एक तो इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स होने का खतरा है कि अगर आप कोर्ट के ऊपर भी एतमाद नहीं है, आपका इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी एतमाद नहीं है, तो फिर आप किस इंस्टीट्यूशन के ऊपर आपका एतमाद रह जाता है। तो ये सब कुछ हो रहा है जब इकोनॉमिक मेल्टडाउन आ रहा है, यानी कि मईशत तबाही की तरफ जा रही है,
साथ ही साथ हमारे यहाँ वो जिसको कहना चाहिए कि इदारा जाती एक तबाही सामने आ रही है। सोसाइटी बड़ी ही पोलराइज्ड है, यानी कि या तो आप खान साहब के साथ हैं और या आप उनके मुखालिफ हैं, दरमियानी रास्ता तो कोई बचा नहीं है। और यहाँ पे सियासतदान जो हैं वो एक दूसरे को अपना सियासी हरीफ नहीं समझ रहे हैं, वो एक दूसरे को अपना दुश्मन करार देते हैं और वो सियासी मुखालफत के अंदर एक दूसरे से कम्पीट नहीं करना चाहते हैं, वो एक दूसरे को तबाह बर्बाद कर देना चाहते हैं। तो ये मल्टीपल क्राइसिस जिसको मैं कहता हूँ कि बहुत सारे बहरान इकट्ठे आ रहे हैं मईशत के बहरान के साथ साथ। मईशत के बहरान के साथ साथ और भी बहुत मुख्तलिफ किस्म के बहरान आ रहे होंगे। मईशत का बहरान किस तरह चल रहा है अनवर साहब, डॉक्टर फरूख साहब, मैं आपसे इस पे आऊंगी, क्लियरली हम इकोनॉमी पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये इलेक्शन कमीशन का 3 रुकनी फैसला जो ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से कल आ रहा है, मैं चाहूंगी इस पे नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, अनवर रज़ा साहब, उनसे बात करूँ। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम दिया। सर बताइएगा ये फैसला जो है वो कल सुबह 10 बजे एक्सपेक्टेड है और क्या इस वक्त इस केस के हवाले से अपडेट हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विंग में क्या चल रहा है इस केस के हवाले से, क्योंकि कल अब इसका फैसला सामने आने वाला है, और साथ ही साथ इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून है और खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो इस केस को किस तरह से देख रही है? बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस का जो फैसला है वो कल 10 बजे सुनाया जाएगा। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट भी जारी कर दी है। सिक्योरिटी कमेटी ने, जो 3 रुकनी सिक्योरिटी कमेटी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को सबमिट कर दी थी। उस रिपोर्ट के बाद ये फैसला महफूज किया गया था। अब ये महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है उनकी मीटिंग भी हुई है और उन्होंने ये पहले से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को मुतराज़ा बनाने के लिए बयान दिए थे। इन बयान को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे वो भी मैदान में थे और वो भी इस हवाले से दबाव डाल रहे थे कि इस केस का फैसला सुनाया जाए। हुकूमत जो थी और उसकी इलाज पार्टी जो थी वो तहरीक इंसाफ पर इस हवाले से खासी तनकीद भी कर रही थी कि इलेक्शन कमीशन जानबूझकर ये फैसला नहीं जारी कर रहा क्योंकि इमरान खान उन पर दबाव डाल रहा है। जबकि इमरान खान की जो जमात है उन्होंने इलेक्शन कमीशन और उनके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्हें मुतनाज़ा बनाने के लिए बयान भी किए थे और कोशिश की जा रही थी दोनों जमातों की जानिब से कि फैसला जारी किया जाए और इलेक्शन कमीशन चाहता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहता था कि ये फैसला अभी जारी ना किया जाए, जबकि मुस्लिम लीग नून और उसकी इलाज पार्टी चाहती थी कि ये फैसला जल्द अज जल्द जारी किया जाए। उस हवाले से मरियम नवाज ने ये धमकी भी दी थी कि वो इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो धरना देंगे, इस फैसलों को फौरी तौर पर आना चाहिए। अकबर एस बाबर ने 14 नवंबर 2014 में इस हवाले से जो है वो केस सबमिट किया था, एक दरखास्त दायर की थी जिस पर 2018 में सिक्योरिटी कमेटी कायम की गई थी 3 रुकनी। सिक्योरिटी कमेटी में 2022 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। अब वो जो रिपोर्ट है वो पीटीआई फंडिंग केस का फैसला 21 जून को महफूज किया गया था। कल उसका फैसला सुनाया जाएगा। 3 रुकनी सिक्योरिटी कमेटी का फैसला कल सुनाया जाएगा। और इस हवाले से अगर मैं बात करूं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ारत दाखिला को एक खत भी लिखा था जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी मजीद इनहेंस करने की बात की थी। शायद उन्हें यह खदशा था कि इस फैसले के बाद जो हालात बिगड़ भी सकते हैं। हम इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद मुस्लिम लीग नून की वजह से तनकीद का निशाना बना रहे और उनके खिलाफ ये फैसला आ रहा है। इसी हवाले से उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा भी किया था और इमरान खान ने वाज़े तौर पर यह कहा था कि इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। देखते हैं अब कल 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आएगा उसके बाद हर क्रिएट होगी पोलिटिकली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अगर फैसला आता है तो यकीनन वो उसे चैलेंज करने का इरादा भी रखते हैं। इस हवाले से इमरान खान को जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये ओपिनियन भी दी है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी जो अलाइज पार्टी है उन्हें भी एक बयानिया का मौका मिलेगा और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी एक बयानिए का मौका जो है वो मिलेगा। बहुत शुक्रिया सीनियर जर्नलिस्ट अनवर रज़ा साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना ये कल का फैसला है, अब उस चीज़ जो फैसला कल आएगा उस सारी सिचुएशन के ऊपर सब चीज़ें जो है वो डिपेंडेंट है। इसी हवाले से जो है वो इस फैसले के सुनाए जाने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के बाहर जुमेरात को एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। तो अब कल का फैसला डिपेंड कर रहा होगा कि एहतजाज क्या सिर्फ मिनी एहतजाज ही रहेगा या सिचुएशन बदल भी सकती है। सब कुछ कल के फैसले पर डिपेंड कर रहा है। डॉक्टर सलीम साहब आपकी तरफ आऊंगी, कहिएगा जो इस वक्त इकोनॉमी की सिचुएशन चल रही है, कितनी रिकॉर्ड महंगाई इस वक्त हम देख रहे हैं
और तो और अब हमने देखा ये कि जो डॉलर का रेट है, हम पिछले एक वीक में देख रहे थे कि हर दिन तकरीबन 10 रुपए के हिसाब से वो बढ़ रहा था, लेकिन कल हमने देखा ऊपर मार्केट में डॉलर जो है वो 10 रुपए की उसमें कमी भी सामने आई है। फिर उस हवाले से पेट्रोल की प्राइस में 3 रुपए की कमी की गई है। बहरहाल डीजल के अंदर 8 रुपए बढ़ाया भी गया, लेकिन पेट्रोल के प्राइस में 3 रुपए की जगह कमी की गई है। तो आपको लग रहा है कि अभी IMF का ऑल दो लोन नहीं भी आया है, तो अब सिचुएशन कुछ बेहतर आपको दिखाई दे रही है इकोनॉमी के एस्पेक्ट से? देखिए, पिछले 100 दिनों में 55 रुपए तो रुपया कमजोर हुआ है डॉलर के सामने। और पिछले पूरे हफ्ते हम ये देखते रहे कि जो हमारी बड़ी ऑयल की कंपनी है वो बैंकों में जाती हैं अपने डॉलर ढूंढने के लिए, ताकि कुछ तेल मजीद इंपोर्ट कर पाएं। और जैसे ही उनको कोई 50-60 मिलियन डॉलर की लेटर ऑफ क्रेडिट मैच्योर करना होता है तो एकदम रुपया जो है बड़ी तेजी से गिरने लगता है। फिर पिछले हफ्ते हमने देखा कि जो कारें बनाने वाली कंपनी हैं वो बता रही हैं कि वो धीरे धीरे अपने प्लांट्स जो हैं उनको बंद कर रही हैं। फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स की कंपनियां हमें बता रही हैं कि जी जो एटलीस्ट 5 दर्जन ऐसी अद्वियात हैं जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं, जिनके वो इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट करते हैं, उनके पास भी डॉलर्स उनको लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं मिल रहे हैं कि वो इंग्रेडिएंट इंपोर्ट कर पाएं। जिसका मतलब ये है कि अगर मजीद इसी तरह मामला चलते रहे तो फिर अगले आप समझिए 4-5-6 हफ्तों में जान बचाने वाली बेशुमार ऐसी अद्वियात हैं जो मार्केट से खत्म हो जाएंगे। सीमेंट कंपनियां हमें बता रही हैं कि जी 54% उनकी सेल जो है वो गिर गई। तो माशी इशारे तो बड़ी परेशान कुन है। और आप समझिए कि अगर इस माशी सिमत को बदला नहीं जाता, इसका रुख तेज नहीं होता, तो मुझे तो बहुत ही तबाहकुन किस्म के नताइज सामने आ रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं, जिसको मैं कहूँगा कि एक माशी खुदकशी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कौन सा इदारा है? जी जी, हमारी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त कौन सा इदारा ऐसा है जो कि हमें चाहेगा हमारी माशी सिमत को तब्दील करेगा। देखिए, बहुत सारे इदारों को तो हमने तबाह कर दिया है। जो इदारे बचे हैं उनकी इज्जत हम करते नहीं है किसी तरह भी। सुप्रीम कोर्ट की इज्जत हमने क्या कर डाली, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हमेशा एहतियात करते हैं। पार्लियामेंट इस वक्त चल नहीं रही है। क्या अदलिया फैसला करेगी कि आपने मईशत को किस तरह दुरुस्त करना है? और जो सबसे ऊपर इदारा कहा जाता है फौज का, वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं। तो फिर ये पाकिस्तान की माशी सिमत कौन चेंज करेगा? ठीक है। तो डॉक्टर साहब, इस हवाले से अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, डॉलर की खासकर कीमत के हवाले से आज ही जो फॉरेक्स डीलर्स हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि डॉलर की अफगानिस्तान की जो स्मगलिंग है उस तरफ को रोका जाना चाहिए, और रोकी भी गई है, जिसके एस्पेक्ट से हम डॉलर की कहीं ना कहीं कीमत जो है वो कम भी दिखाई दी है। तो इस किस्म के इकदाम आपको लगता है कि डॉलर की कीमत में जो है वो कमी ला सकते हैं, रुपये की कदर में इजाफा हो सकता है, या इसके अलावा और कौन कौन से इकदाम हैं जो आपको लगता है कि डॉलर के रेट को काबू में रख सकेंगे? हमारे इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि जो मुल्क की सियासत है वो रियली मुल्क की मईशत को तबाह कर रही है। यहाँ पे डंडे के जोर के ऊपर हम ये कोशिश करेंगे शायद डॉलर की स्मगलिंग रोक ली जाएगी। देखिए, आज तक तो डॉलर की स्मगलिंग जो है वो रुक नहीं पाई। वो अंग्रेजी में कहते हैं कि मनी फ्लाइज, पैसे के तो पर लगे होते हैं, वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता है वो उड़ने का। तो यहाँ पे तो पॉलिसी चाहिए हमें। इस वक्त तो सियासी इस्तेहकाम चाहिए। सबसे बड़ी चीज जो है वो सियासी इस्तेहकाम है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता तो माशी इस्तेहकाम यहाँ पे नहीं आ पाएगा। एक तरीका ये हो सकता है कि सियासत और मईशत को किसी तरह अलग अलग कर दिया जाए। एक परमानेंट कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी काउंसिल टाइप की चीज बना दी जाए, और वो अपनी माशी पॉलिसीज बनाए, और सियासतदान जो है वो अपने सियासी मैदान में अपनी सियासी लड़ाइयाँ लड़ते रहें, लेकिन माशी पॉलिसी एक ही रहे। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जो जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब भी कह रहे हैं कि मुझे महंगाई कम करने का नहीं कहा गया है, मुझे ये कहा गया कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया जाए। इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? यानी कि अभी महंगाई और भी एक्सपेक्टेड है, महंगाई और ज़्यादा होनी है। इस वक्त हम इस सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं कि हमने सिर्फ पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाना है, अदरवाइज सिचुएशन हाथ से निकल चुकी हुई है। देखिए, हमारी महंगाई पाकिस्तान में दो किस्म की होती है। एक हम कहते हैं कि इम्पोर्टेड महंगाई। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ जाती है तो पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वो कीमत जो है अपनी पाकिस्तान की मार्केट के अंदर बढ़ा दे।
लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा असर हो रहा है वो डिवैल्यूएशन का हो रहा है। जब इतनी तेजी से रुपया गिरता है तो आप सोचिए कि अगर तेल की कीमत जो है वो आदमी मंडी में ना भी गिरे या ना भी चढ़े, उसके साथ हमारे पाकिस्तान में तो उसकी रुपए की तेल की कीमत जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। अगर तेजी से रुपया गिर रहा है तो एक तो ये डिवैल्यूएशन जो है इसका नतीजा महंगाई जरूर होगी। अगर हुकूमत जो है वो डिवैल्यूएशन को कंट्रोल नहीं कर पाती तो उसका मतलब है कि महंगाई को भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इस वक्त आम आदमी जो है, जो 22 करोड़ पाकिस्तानी है, उनका डिफॉल्ट का समझना कि डिफॉल्ट क्या होता है, उसको किस तरह रोका जाता है, वो मैं समझता हूँ बड़ी दूर की बात है। इस वक्त 95% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि जी हमारी रोटी और हमारी चीनी और हमारी चाय और हमारी जो रोजमर्रा के चीजें हैं उनकी महंगाई के ऊपर किस तरह हुकूमत कंट्रोल करे। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस वक्त आम आवाम यही सवाल कर रही है कि जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल की प्राइसिंग ज़्यादा हुई थी तो पाकिस्तान के अंदर भी बढ़ाई गई, और जब इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट में प्राइस की कमी हुई लेकिन पाकिस्तान में से कोई इम्पैक्ट नहीं आया। अभी आपने एक बात की, आपने कहा कि बेशक इंटरनेशनल लेवल पे कम हो भी रहा है लेकिन चूंकि यहाँ पर रुपया हमारा डिवैल्यू हो रहा है उसकी वजह से हम यहाँ पर पेट्रोल की प्राइस में कमी नहीं कर सकते, वो हमें बढ़ानी ही पड़ेगी। राइट, ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल मंडियों में जो पेट्रोल की कीमत है वो कुछ कम हुई है, और देखा हमने कि पाकिस्तान में भी शायद 3 रुपए जो है फी लीटर उन्होंने हुकूमत ने पास ऑन किया है, मुंतकिल किया है अवाम के ऊपर। डीजल जो है वो आलमी मंडियों में उसकी बड़ी सख्त किल्लत है इस वक्त, और उसका एक बहुत बड़ा प्रीमियम चल रहा है। जो मैंने देखा कि पेंडेमिक से पहले इतना ज्यादा प्रीमियम नहीं हुआ करता था डीजल का। तो वो एक IMF की शर्त की बुनियाद के ऊपर भी हमें कीमतें शायद हुकूमत को बढ़ानी पड़ी हैं, और दूसरा ये है कि आलमी मंडियों में एक शदीद किल्लत है डीजल की। इस वजह से भी पाकिस्तान में शायद डीजल की कीमत कम नहीं हो पाएगी। ठीक है, यानी कि अभी जो इस वक्त की ज़रूरत है वो यही है कि हमें डॉलर की प्राइस में किसी ना किसी तरीके से जो है वो एक कंट्रोल लाना पड़ेगा। जी ऐसे ही ठीक है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सामने आ रहा है कि रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है, बट नॉट इन पाकिस्तान, आउटसाइड द पाकिस्तान। खासकर दुबई के अंदर अगर बात की जाए, पाकिस्तानी लोग वहाँ पर जो है वो ज़मीनों को या प्रॉपर्टी के सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कितनी ख़तरनाक बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद पैसा भी है वो भी बाहर लेकर जाया जा रहा है, और ये ट्रेंड किस तरह से रोका जाए सर? देखिए, ये कोई नई बात तो नहीं है, ये तो एक से चल रही है। वो कहाँ ये जाता है कि जो सरमायाकार होता है, जिसके पास पैसा होता है, वो उस जगह पे इन्वेस्ट करता है जहाँ पे वो समझे कि उसका पैसा एक तो महफूज रहेगा, उस पैसे की जो वैल्यू है वो नीचे नहीं आ जाएगी, और दूसरा ये कि शायद उसमें प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में इजाफा होगा, कीमतें बढ़ेंगी, और वहाँ पे सियासी इस्तेहकाम होगा। पाकिस्तान में ये चीजें जब नहीं होती, दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आप देखेंगे, अगर सियासी अदम इस्तेहकाम हो जाता है तो लोग जो सरमायाकार हैं वो अपना पैसा ले जाने लगते हैं। एक बड़ी पुरानी एग्जाम्पल है, वो ये कहते हैं कि अगर एक मोहल्ले के अंदर दो बड़े ताकतवर ग्रुप आपस में लड़ने लगे तो सबसे पहली चीज जो बंद होती है वो मोहल्ले की दुकान बंद हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आपकी बड़ी सियासी जमातें जो वो आपस में लड़ना शुरू करते हैं, और तो सबसे पहले जो उसका इम्पैक्ट आएगा वो पाकिस्तानी कारोबारों के ऊपर आएगा। ठीक है, लेकिन इसी हवाले से अगर सोल्यूशन की तरफ बात की जाए तो हर जो भी हुकूमत आती है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए या नून लीग की बात की जाए या अभी जो इत्तेहादी हुकूमत है इसकी बात की जाए, तमाम हुकूमतें बात एक ही करती हैं कि हमें टैक्स नेट को बढ़ाना पड़ेगा, तभी बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो रिजॉल्व हो सकेंगे इस प्रॉब्लम को लेकर। लेकिन अभी तक उस तरह से खातिर खा इक़दाम किसी भी हुकूमत की तरफ से नहीं की गई थे कि जो टैक्स कलेक्शन है उसको बढ़ाया जाए। तो इसके ऊपर किस तरह से जो है वो चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाया जा सकता है? मारिया, आज से कोई 12 साल पहले जो टोटल टैक्स इकट्ठा होता था इस मुल्क में वो 1500 अरब। आज हमें हुकूमत बता रही है कि उसने 6000 अरब का टैक्स इकट्ठा कर लिया है। इसका ये है कि टैक्स तो इकट्ठा हो रहा है, पाकिस्तानी जो हैं वो टैक्स दे रहे हैं। अगर 1500 अरब से
आज 6,000 अरब पे पहुंच गए हैं, तो टैक्स तो बेतहाशा इकट्ठा हो रहा है हुकूमत के खजाने में। वहाँ पे इशू ये है कि हुकूमती अखराजात जो हैं वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर 12 साल पहले अगर वो 2,000 अरब थे तो आज वो कहीं 9,000 अरब पे पहुंच गए। तो टैक्स की रफ्तार आप जितनी भी तेज कर लें, अनलेस आप अपने अखराजात जो हुकूमती अखराजात हैं वो नहीं करेंगे, तो आप पाकिस्तानियों को, मैं कहता हूँ, टैक्स बढ़ाने की बजाय आप पाकिस्तानियों का जूस भी निकाल के पी जाएं तो भी आपके अखराजात पूरे नहीं होंगे। तो यहाँ टैक्सेस के साथ, मेरे नजदीक टैक्सेस के साथ नहीं है, यहाँ मसला हुकूमती अखराजात के साथ। ठीक है, यानी कि अगर टैक्स नेट को बढ़ा भी दिया तो भी प्रॉब्लम उस तरह से सॉल्व नहीं होगी जैसे अगर जब तक हम हुकूमती खराजात को ना कम करें। पॉइंट टेकन, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर ने हमें टाइम दिया, टाइम नाज़रीन ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।